नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन हमारा जो सब्जेक्ट है, हम लोग थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारा फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, 2 यूनिट हो चुका है। और अभी तक जो हम लोगों ने देखा, पढ़ा, उसके थ्रू एक चीज़ जो समझ में आई, मे भी आप लोग को समझ में आया हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये फोकस किसके ऊपर करता है। ठीक है ना, जो मेन फोकस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का, वो मेन फोकस क्या है। जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट यूनिट में उप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। सेकेंड यूनिट में मॉडलिंग के बारे में डिस्कस किया गया कि किस तरीके से यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हेल्प करती है किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चरल और बिहेवियर डायग्राम को शो करने के लिए, या फिर सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किस तरीके से यूएमएल हमारा हेल्प करता है। तो अगर हम चीजों को अगर हम फोकस करें, और जब हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया है, तो फिर हमने क्या देखा कि जो हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर हम जो सेकेंड यूनिट में जैसे कि यूएमएल में जो बहुत सारे मॉडल्स बताए गए हैं, उन बहुत सारे मॉडल्स का अगर हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो सारे के सारे मॉडल कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस सिस्टम को, जिसको मैंने ओप्स पैराडाइम्स के थ्रू हमने डेवलप करना है, ठीक है ना, उसको अलग अलग तरीके से देखने का और उसको एनालाइज करने का वे प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग ने जब तीसरी यूनिट जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखे, जैसे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमें जब हमने डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जब हमने बात की, तो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन में जैसा कि हमने देखा कि सोचिए जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उप्स पैराडाइम्स के थ्रू, तो कितनी चीजों को हम एनालाइज करना पड़ता है, कितनी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। होप सो आप लोग को अभी तक जो हमारी अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर अगर हम डेवलप करते हैं, तो इसलिए क्यों उसमें इतना टाइम लगता है उसको डेवलप होने में, और कितने सारे रिक्वायरमेंट्स फेज होते हैं, किस तरीके से उसको विजुअलाइज किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको होप सो देखने को मिली होगी और समझ में आया होगा कि हम कितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी चीज दोस्तों, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की जब हमने बात की थी, तो थर्ड यूनिट जो कि हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में थर्ड यूनिट चल रहा है, तो जो हमने डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी, तो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन में दोस्तों हमने देखा था कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो हम यूएमएल का यूज करके स्ट्रक्चरल और बिहेवियर डायग्राम क्रिएट करते हैं, तो उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए। यानी कि एक बार जब हमने डायग्राम को क्रिएट कर लिया है, तो कैसे फिर से उसको एनालाइज करके दूसरी तीसरी बार में कौन कौन से वहां पे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स है, या कौन कौन से मॉडल वहां कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे फिर वहां पे कौन सी दूसरी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर की इफिशियंसी बढ़ जाए। वो सारी चीजें हम देखते हैं, जिसको हम डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू डिजाइन हमें एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स यूज हो सकते हैं, एक से ज्यादा एल्गोरिथम होते हैं, लेकिन हमें ये फाइंड करना होता है कि उसमें से कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम होगा जो कि पर्टिकुलर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या फिर वहां पे सुटेबल है, प्रोग्राम की इफिशियंसी को भी बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। जो ओवरऑल हमारा जो कहना है, वो ओवरऑल हमारा कहना ये है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों को फोकस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, यूजर को भी सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, जो हमें कॉस्ट प्रोवाइड की गई है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसमें कितनी कमियां, मतलब कि उसके अंदर किस तरीके से हम चीजों को डेवलप करें, ताकि हमारा मतलब कि हमें भी बेनिफिशियल हो और कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, और
बात करें, अगर हम कस्टमर के बेनिफिट की बात को अगर हटा दें, तो केवल अगर हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो भी आप देख सकते हैं कि हमें कितनी बारीक चीज़ों को ध्यान में देना होता है, और किस तरीके से उसके एनालाइजेशन और उसका डिजाइनिंग और उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब एक ये सब काफ़ी नेसेसरी है। और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि अगर हम पर्टिकुलर कोई भी डिज़ाइन अगर क्रिएट भी करते हैं, तो अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे भी कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम पर्टिकुलर जो भी हमारा मोटो है, वो मोटो फुलफिल हो सके, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन से ही रिलेटेड है। और अगर आप इस पर्टिकुलर मतलब कि कॉन्सेप्ट को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके से अलग-अलग मॉडल्स का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर किसी भी ओप्स रिलेटेड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। तो उसी में एक और क्या कहते हैं प्रोसेस है, जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा कि ये टॉपिक दिख रहा होगा, JSD इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये भी एक वे है, एक प्रोसेस है किसी भी स्ट्रक्चर को डेवलप करने का उप से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें दोस्तों, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, हम इसकी डिफिनीशन पे अगर हम ध्यान दें, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि जीडीएस यानी कि जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन इज अ मेथोडोलॉजी टू स्पेसिफाई एंड डिजाइन सिस्टम इन विच टाइम फैक्टर इज सिग्निफिकेंट एंड सिस्टम में बी डिस्क्राइब यूजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन है, ये जो ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो कि टाइम फैक्टर को सॉरी टाइम फैक्टर को बताता है, और साथ में सीक्वेंस ऑफ इवेंट को भी शो करता है कि कैसे इवेंट ऑकर होते हैं और कैसे प्रोसेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था इवेंट का, तो हमें पता है कि जब हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में डिपेंडेंसी की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस जो है, वो इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इवेंट जनरेट होते हैं, और वो इवेंट जो है पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल आपको अगर हम एटीएम मशीन का देते हैं, तो एटीएम मशीन में आपको पता है कि जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं, तो जो डिपेंडेंसी होती है वो कस्टमर यानी एक्टर के ऊपर होती है, यानी एक्टर इवेंट क्रिएट करता है और उस इवेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस परफॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, तो अगर हम पर्टिकुलर अगर एटीएम मशीन में जाते हैं, हमें अगर कैश विड्रॉल करना है, तो हम अगर कैश विड्रॉल के बटन पे पुट करते हैं, तो वहां से एक इवेंट जनरेट होता है जो कि ट्रिगर करता है कैश को विड्रॉल करने के प्रोसेस को। अगर हम मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, तो पर्टिकुलर जो इवेंट जनरेट होता है, वो मिनी स्टेटमेंट के प्रोसेस को प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरीके से अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं, वो अलग अलग प्रोसेस को जनरेट करते हैं। और यहाँ पे जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है कि ये टाइम के सिग्निफिकेंट टाइम फैक्टर को ही यहाँ पे शो करता है, और इवेंट के सीक्वेंस को दिखाता है कि किस तरीके से इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं और कैसे प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है, डेवलप्ड बाय माइकल ए जैक्सन, दिस डिजाइन मेथड consider the fact that the design of the system is an extension of the program design. The purpose of this design method is to create a maintainable software. यानी कि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो जो इसका मेन फोकस क्या है कि हम एक मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको पता है कि हम अगर कोई सॉफ्टवेयर आज डिजाइन कर रहे हैं, तो डे बाय डे जो भी चीजें लाइफ में न्यू वर्क या न्यू टास्क हमारे लाइफ में अगर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम अपने सॉफ्टवेयर को भी अकॉर्डिंग टू टाइम अपडेट कर सके और अलग अलग फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर सके,
ठीक है ना। तो अगर इस तरीके की अगर हमें अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या फिर कि हम उसको लाइफ टाइम मेंटेन कर सकें और नए नए फीचर्स को ऐड कर सके, तो भी जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें, वैसे तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, तो ये इसकी खासियत ही यही है कि हम जब भी चाहें जब भी नया कोई भी फीचर ऐड करना चाहें, तो हम नए फीचर्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कोड की नहीं बढ़ती, और पर्टिकुलर अगर आगे चल के हमें कोई जो भी नई नई फंक्शनलिटी अगर हमें ऐड करनी हो, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में आसानी से के थ्रू आसानी से फंक्शनलिटीज को ऐड कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की स्पेशलिटी भी है कि किस तरीके से हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट कर सकते हैं और मेन प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं। कोई नई फंक्शनलिटी को ऐड करना हो तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना। और मोस्टली अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, तो अक्सर वो उस कॉन्सेप्ट का ही यूज करके बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों, जैसा कि जेएसडी यानी कि जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जो अगला जो है टॉपिक, इसमें जो अगला स्लाइड है देखिए, द मेथड एड्रेसेस ऑल स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट हैज 3 फेजेस। यानी कि अगर जेडीएस की बात करें, तो इसके अंदर जेएसडी की बात करें तो इसके अंदर 3 फेजेस हैं, जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितने फेजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें जेएसडी की, तो इसमें नंबर ऑफ 3 फेजेस होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम सबसे पहले फेज की अगर दोस्तों बात करते हैं, फर्स्ट फेज की, तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि देखिए लिखा है, फर्स्ट फेज आपका क्या है, मॉडलिंग फेज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जेडीएस मॉडल स्टार्ट विथ रियल वर्ल्ड कंसिडरेशन, यानी कि रियल वर्ल्ड के कंसिडरेशन से ही हम जेडीएस मॉडल को स्टार्ट करते हैं। दिस फेज इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस प्रोसेस, the aspects of the real world relevant to the system being developed are modeled in this phase। ठीक है। तो सबसे मॉडलिंग फेज का मतलब क्या है कि हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको किस तरीके से मॉडल करते हैं। ठीक है ना। हमारा जो भी मॉडलिंग होता है वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम कोई प्रॉब्लम आती है और उसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी हमारे रियल वर्ल्ड से ही रिलेटेड होती है और उसका सोल्यूशन भी हमें रियल वर्ल्ड से ही मिलता है। बस हम उस सोल्यूशन को प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर भी उस तरीके को समझ सके कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रोग्रामिंग की डिफिनेशन ही है कि प्रोग्रामिंग इज नोइंग हाउ टू सॉरी प्रोग्रामिंग इज नोइंग द कंप्यूटर हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना, कि मतलब किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं। ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम, जैसा कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस देखा, तो हमें पता है कि हाँ, फादर के अंदर सॉरी चाइल्ड के अंदर फादर के कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उस प्रॉपर्टीज को क्यों ना हम कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो हमने चाइल्ड क्लास बनाया और चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के थ्रू उसकी फंक्शनलिटी को यूज करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सारी चीजें देखें, तो सब रियल वर्ल्ड से ही रिलेटेड है। एक बार पहला फेज तो आपका मॉडलिंग फेज है, जिसमें एनालाइजेशन और रियल वर्ल्ड को कंसीडर करके मॉडल क्रिएट किया जाता है। दूसरा आपका स्पेसिफिकेशन फेज है। और अगर हम स्पेसिफिकेशन फेज की बात करें दूसरे की, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि दिस फेज फोकस ऑन द स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये फोकस करता है कि पर्टिकुलर जो भी मॉडलिंग है, उसको किस तरीके से उसका वर्णन किया जाए, उसको स्पेसिफाई किया जाए। ठीक है ना। और उसका फोकस क्या होता है कि इस तरीके से उसको स्पेसिफाई किया जाए कि आसानी से ये चीजें समझ में आए। ठीक है ना, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो। इन दिस फेज जेएसडी डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। ठीक है ना। द प्रीवियस फेज, दैट इज द मॉडलिंग फेज, प्रोवाइड द बेसिक
फॉर द सिस्टम स्पेसिफिकेशन टू अचीव द रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटीज। यानी कि मॉडलिंग क्या है, वो बेसिक फेज था, ठीक है ना, और स्पेसिफिकेशन क्या है, वो रिक्वायरमेंट जो फंक्शनैलिटीज की होती है उसको अचीव करता है, और ये मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर एक तरीके से कहें कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो दो फेजेस आपने देखे जेएसडी के अंदर, एक आपका मॉडलिंग फेज, दूसरा आपका स्पेसिफिकेशन फेज, ठीक है दोस्तों। अब जब ये दोनों फेज यानी कि एक बार मॉडलिंग हो जाती है, उसका स्पेसिफिकेशन कर दिया जाता है, रिक्वायरमेंट्स हमें फंक्शनैलिटीज हमें गेन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, देन उसके बाद से जो हमारा तीसरा फेज स्टार्ट होता है दोस्तों, वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट होता है। और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन फेज की बात करें, तो जैसा कि लिखा है इसमें, इन दिस फेज जेएसडी डिटरमाइंस हाउ टू अचीव रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटीज। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में ये देखा जाता है कि जो स्पेसिफिकेशन फेज में हमें जो फंक्शनैलिटीज मिली है, या जिस फंक्शनैलिटीज को हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये फंक्शनैलिटी की जरूरत है, ठीक है ना, उसको किस तरीके से अचीव किया जाए, ठीक है ना, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर रखते हैं और देखते हैं दोस्तों। जैसा कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशंस आर एग्जीक्यूटेड सो दैट इट एक्सप्रेस्ड डिजायर्ड सिस्टम बिहेवियर इन टर्म ऑफ सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट मशीन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल की जो भी हम सिस्टम के अंदर मॉडलिंग और स्पेसिफिकेशन फेज को जब हम क्रॉस करते हैं, और हमें ये रिक्वायरमेंट पता चलती है कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी की पर्टिकुलर हमारे सिस्टम में जरूरत है, तो फिर हम उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जाते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो भी फंक्शनैलिटी हमें रिक्वायर्ड है उसको किस तरीके से अचीव किया जाए, ठीक है ना, ताकि सिस्टम का ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन फेज, तो मतलब उससे रिलेटेड यानी कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हम वो इस इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर देखते हैं कि जो भी चीजें एक बार मॉडलिंग हो गई, स्पेसिफिकेशन यानी कि फंक्शनैलिटी की अगर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमें रिक्वायर्ड है, तो अगर हमें एक बार रिक्वायरमेंट का पता चल गया, तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो जो फंक्शनैलिटी हमें रिक्वायर्ड है उसको कैसे अचीव करना है, उस पे हम फोकस करते हैं थ्रू द कोड, एल्गोरिथम्स, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेएसडी की अगर हम बात करें, तो यानी कि जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन, तो उसमें ये तीन फेजेस यूज होते हैं, आपका मॉडलिंग फेज, स्पेसिफिकेशन फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है ना। तो होप्स आपको ये तीनों फेजेस समझ में आए होंगे। तो हम अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं, वर्किंग, वे ऑफ वर्किंग। तो वे ऑफ वर्किंग की बात करें या फिर फेजेस की बात करें, तो जो फेजेस है दोस्तों वही उसका वे ऑफ वर्किंग भी है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, क्योंकि फेजेस का मतलब क्या है, पहले मॉडलिंग फेज है, फिर स्पेसिफिकेशन फेज है, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज है, तो उसके वर्किंग का प्रोसेस भी तो ऐसा ही होगा, पहले मॉडल होगा, फिर स्पेसिफिकेशन होगा, और फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, इसमें अगर आप कंफ्यूज मत हो, अगर आप पहले पॉइंट को देखें, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ जेएसडी इज दैट डेवलपमेंट मस्ट स्टार्ट विथ डिस्क्राइबिंग and modeling the real world rather than specify the function performance by the system। मीन्स कि जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि किस तरीके से पहले मॉडल को क्रिएट किया जाए, ठीक है ना, मॉडलिंग उसकी क्रिएट किया जाए, उसको डिस्क्राइब कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है ना। और एक बार जब वो मॉडलिंग क्रिएट हो जाती है, जो कि रियल वर्ल्ड से को ही हम एनालाइज करके पर्टिकुलर मॉडलिंग को क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा दूसरा फेज है दोस्तों, सेकेंड फेज, जैसा कि आप देखें कि द सेकेंड प्रिंसिपल स्टेट दैट एन adequate model of a time ordered world must itself be timed order, the aim of to map progress in real world on progress in the system that modeled it, ठीक है ना। यानी कि जो सेकेंड प्रिंसिपल है, वो सेकेंड प्रिंसिपल हमारा ये बताता है कि किस तरीके से कि जो एक हमारा जो ये पर्टिकुलर मॉडल है वो टाइम ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, और सारे जो वर्क का प्रोग्रेसेस है वो अकॉर्डिंग टू टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है
ठीक है ना। ये हमारा पहले क्या है कि हमने मॉडलिंग की, दूसरा क्या है कि हमने टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका स्पेसिफिकेशन किया। और जब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, तो जैसा कि तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि द थर्ड प्रिंसिपल स्टेट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन of specification into efficient set of processes. These processes should be designed in a manner to make them run on available software and hardware. मीन्स जब हमारा दोनों फेज कंप्लीट होता है, यानी कि मॉडलिंग का और स्पेसिफिकेशन की कैसे टाइम टू टाइम टाइम ऑर्डर में प्रोसेस प्रोड्यूस होगा, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, जिसमें कि हम जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन होता है उसको किस तरीके से सेट ऑफ प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करें, और क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर और को जो भी अवेलेबल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसको रन करें। ठीक है, ताकि जो हमारा मेन मोटो है वो मोटो प्रोड्यूस हो सके। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो वे ऑफ वर्किंग की बात करें, चाहे हम फेजेस की बात करें, तो ये वे ऑफ वर्किंग और फेजेस जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मिला जुला ही रूप है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप फेजेस की बात अगर आपको समझ में आती है तो वे ऑफ वर्किंग को में उसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा इन तीनों पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद से एक स्टेप फॉर जेडीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर हम जेडीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेप्स की बात करें, तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जो लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेड ओरिजिनली प्रेजेंटेड बाय जैक्सन इन 1983, द मेथड कंसीडर्ड ऑफ 6 स्टेप विथ आर फॉलोज। यानी कि 6 स्टेप जो कि 1983 में जैक्सन के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो आपका है एंटिटी ऑब्लिक एक्शन स्टेप, यानी कि एक्शन स्टेप मैंने किस तरीके से वो एक्शन परफॉर्म होगा, मैंने कौन कौन से एक्शन होंगे, ये पहले आइडेंटिफाई करना। दूसरी चीज अगर हम देखें तो एंटिटी स्ट्रक्चर स्टेप, यानी कि जो पर्टिकुलर एक्शन है उनका अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे हम स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से फिर तीसरी बात करें इनिशियल मॉडल स्टेप, यानी कि सबसे पहला स्टेप या एक्शन क्या होगा। ठीक है ना, इसको भी आइडेंटिफाई करना। फिर फंक्शन स्टेप, यानी कौन कौन से फंक्शन उसमें इंप्लीमेंट हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको डेवलप करना या उनको आइडेंटिफाई करना। फिर पांचवा क्या है सिस्टम टाइमिंग स्टेप, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे सिस्टम प्रोसेस को प्रोड्यूस कर रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, और उसके बाद से जो हमारा छठवां स्टेप है वो है हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, यानी कि जब ये हमारी सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई कि कितने एक्शंस होंगे, एक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इनिशियल स्ट्रक्चर एक्शन क्या होगा, फंक्शन सारे फंक्शन के स्टेप कौन कौन से होंगे, और सिस्टम अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद से हम उसको क्या करते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, यानी कि फिर उन सारी चीजों को सिस्टम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो 6 प्रोसेस है, ये या 6 स्टेप्स हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर जेडीएस जेएसडी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं, या फिर एक तरीके से कहें तो सॉफ्टवेयर हमारा कैसे डेवलप करना है और ये उस चीज को बताते हैं। और ये कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल होता है। अगर आप ये सारी चीजें पहले से लेके 5वीं चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं चीज को जैसा कि देखें यहाँ पे तीनों फेज में ये जो सारे के सारे स्टेप है, अगर हम इसको तीन फेज में अगर डिवाइड करें, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मॉडलिंग फेज, स्पेसिफिकेशन फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज जो कि जेएसडी का फेज है, तो ये तीनों के ये जो 6 के 6 है ये इन्हीं तीनों में डिवाइडेड है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है लर्न लेटर सम स्टेप वेयर कंबाइंड टू क्रिएट अ मेथड विद ओनली 3 स्टेप्स, यानी कि ये जो 6 स्टेप है इनको 3 स्टेप में कंबाइंड किया गया है, जो कि जेएसडी का फेजेस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था मॉडलिंग स्टेज, एनालिसिस यानी एक्शन स्टेज, स्ट्रक्चर स्टेज। ठीक है, यानी कि ये दोनों अगर स्टेप की बात करें तो ये हमारा किस में आ रहा है मॉडलिंग में। नेटवर्क स्टेज या डिजाइन, ठीक है ना, तो इनिशियल मॉडल, फंक्शन स्टेप और सिस्टम टाइम स्टेप। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा एक तरीके से स्पेसिफिकेशन के अंदर आ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें इन तीनों की तो ये हमारा किस में आ रहा है स्पेसिफिकेशन में, और जो हमारा ये चौथा है ये हमारा किस में आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन में। यानी कि जो ये जेएसडी का 3 स्टेप था, 3 स्टेप में ही हमने इनको
डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं। और देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, यानी कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, यानी कि सिस्टम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी तक जीएसडी के बारे में जितना कुछ भी देखा, वो चीजें क्या है कि 3 स्टेप में ही जो 3 फेजेस है जीएसडी के, उसी में ये सारे स्टेप को डिवाइड करके रखा गया है। ठीक है, यानी कंबाइन करके रखा गया है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब हम बात करें एडवांटेज ऑफ जेएसडी की, तो सबसे पहला अगर एडवांटेज की हम बात करें तो स्पेशली डिजाइन टू हैंडल रियल टाइम प्रॉब्लम, यानी कि रियल टाइम प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। दूसरी की बात करें तो मतलब कहने का मतलब किस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है और कैसे उनको अकॉर्डिंग टू टाइम हैंडल किया जाए। ठीक है ना, तो ये हम जीएसडी के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी अगर देखें तो जीएसडी कंसीडर्ड कॉन्करेंट प्रोसेसिंग एंड टाइमिंग, यानी कि जीएसडी किस पे फोकस करता है कि जो अलग अलग प्रोसेसेस है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए या डिजाइन किया जाए, इसके लिए भी जीएसडी काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद से फिर अगर हम तीसरी बात करें इसकी, तो जीएसडी मॉडलिंग फोकस ऑन टाइम, यानी कि इसका जो मेन फोकस होता है वो टाइम के ऊपर होता है कि सारे प्रोसेस अकॉर्डिंग टू टाइम कि किस टाइमिंग पे अपना वर्क या प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। ये सॉरी, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया आपका, ये 3, ये 4, ये 5, ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये 5, ये है सारी चीजें। ठीक है ना, उसके बाद से फिर हम बात करें आपके चौथे की, तो इट प्रोवाइड फंक्शनलिटी इन द रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है या इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है ना, ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और अगर हम पांचवी बात करें, एक्सीलेंट मेथोडोलॉजी फॉर माइक्रो कोड एप्लीकेशन, यानी कि ये एक माइक्रो कोड एप्लीकेशन के लिए एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छी मेथोडोलॉजी है जीएसडी, ताकि किस तरीके से अगर किसी माइक्रो कोड एप्लीकेशन को अगर हमें जनरेट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम जीएसडी का यूज करके आसानी से हम माइक्रो कोड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इसके एडवांटेजेस हो गए। लेकिन अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे भी ये मैंने गलत लिख दिया है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें जो पहला है क्या कि क्या इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो जेएसडी इज अ पुअर अप्रोच फॉर हाई लेवल एनालिसिस एंड डाटा बेस्ड डिजाइन, यानी कि अगर हम बात करें तो ये माइक्रो कोड एप्लीकेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब अगर हाई लेवल एनालिसिस करनी है तो वहां पे जेएसडी जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, काफी इसका परफॉर्मेंस काफी पुअर होता है। ठीक है ना, दूसरे की अगर हम बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू सूडो कोड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम जैसा कि हमने बताया था कि एल्गोरिथम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एक आपका सूडो कोड और एक आपका फ्लो चार्ट। तो ये सूडो कोड रिप्रेजेंटेशन करता है जिसका रिप्रेजेंटेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका यूज थोड़ा हम कम ही करते हैं हाई लेवल एनालिसिस में। और तीसरे स्टेप की बात करें तो जैसा लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि चूंकि ये सूडो कोड के रूप में इसके सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। ठीक है, और जो चौथा इसका डिसएडवांटेज है, लेस ग्राफिकल ओरिएंटेड देन एसएएसडी एंड ओएमटी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि इसमें मोस्टली सूडो कोड का यूज होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है, इसलिए इसमें इसको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि सूडो कोड कम समझ में आता है, लेकिन अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें यूएमएल के थ्रू तो हमें ज्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, तो ये जीएसडी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो होप सो आप लोगों को ये जीएसडी समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों, ये सब कुछ टोटल जो भी है इनका मेन फोकस इतना ही है कि अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। जीएसडी जो आपका जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन है, ये जो प्रोसेस है ये आपका अगर कहें तो माइक्रो लेवल कोड को या माइक्रो कोड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज होता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को अगर हमें डेवलप करना हो तो वहां पे हम जीएसडी का यूज नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो उसके डिसएडवांटेज है वो किस तरीके से सूडो कोड का इसमें यूज होता है। ठीक है ना, तो अगर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम सूडो कोड लिखना शुरू करें तो खुद को भी समझाना और दूसरों को भी समझाना वो काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो मोस्टली इसका यूज हम माइक्रो कोड
एप्लीकेशन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आज का टॉपिक। होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।